अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू तो बहुत से इश्यूज़ पे करनी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है टॉपिक को चूज़ करना, लेकिन आप तक चीज़ें पहुंचना और सही पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करता हूं, या मेरी टीम कोशिश करती है कि वो चीज़ें आप तक ले आएँ। दो तीन इश्यूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, बहुत से लोगों को अजीब व गरीब से कमेंट्स हैं, इसलिए मैंने बात करनी है उस पर। कंफर्म हुए जजेस। फिर शौकत सिद्दीकी, जज का लफ्ज़ नहीं, जस्टिस नहीं लिख सकते। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई है, केस कोई बनता नहीं है, बस इधर उधर की बातें हो रही हैं। बहरहाल मैंने कल भी बात की थी, लेकिन आज मैं फिर रिपीट करूँगा, उस पर गुफ्तगू होगी आज की हेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। फिर पहले मैं बात करूँगा इसहाक डार की नाअहली के हवाले से। जी, इसहाक डार की सेंटर की नाअहली के हवाले से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। और फिर बात होगी अदनान मलिक को, जो वज़ीर आज़म ने हौसला अफजाई की, वही है जो सियालकोट में बचाने की कोशिश करता रहा और नज़र आया कि इस बच्चे ने बड़ी कोशिश की है और एक अच्छी हौसला अफजाई। ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बज़ाहिर लग रहा है श्रीलंकन के साथ ज़्यादती हुई है। अगर जुर्म किया था तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए थी। पहले चलते हैं आपको हम जजेस के ऊपर। जुडिशल कमीशन आपको पता है आइन का आर्टिकल 175A जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार दिया हुआ है। आर्टिकल 193 के अंदर हाई कोर्ट के जज को जैसे तैनात किया जाता है, वो दो ही कंडीशन है, 45 साल और 10 साल का वकालत का तजर्बा। 62 और 63 की कंडीशन नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ, हाई कोर्ट के जज के लिए 62 और 63 की कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन तरामीम नहीं हो सकी। वजह है कि सियासी जमातें किसी न किसी तरह से अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए कोशिश करती रहती हैं, इसलिए वो तरमीम जो है वो करना नहीं चाहते हैं। एडिशनल जज जो हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को आइन के आर्टिकल 193 के तहत जो है ना मुस्तकिल जज लगा दिया, कंफर्म कर दिया गया। सदर पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 2-4 दिनों के अंदर या 1-2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाबर सत्तार साहब को बड़ा हरफ तनकीद बजाय, देखिए मैं बताऊं, बाबर सत्तार साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। उनके नज़रियात पे तो इख्तलाफ रहेगा। हमारे यहाँ एक क्लास यहाँ पर मौजूद है जो लिबरल को सपोर्ट करती है और उनको भी जीने का हक़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल इस साइड पर कॉर्नर कर दिया जाए, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगे, ये याद रखिएगा। मैं उनकी उस सोच पे नहीं कहता, जियो पे आते रहे, बड़े लोगों को एतराज़ है, लेकिन ये एतराज़ बनता नहीं है। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको इसहाक डार। ये उसका रेफरेंस दायर कर दिया है, ये कोई आर्टिकल 63(2) के तहत है और ये 17 सफ़ों का मुश्तमिल है। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम किया था 6 नवंबर 2021 को, रेफरेंस भिजवाया था चेयरमैन सेनेट के पास, और मैंने ख़ास तौर पर जिक्र किया था जजमेंट जो है ना पैरा 35 का, यह अताउल्ला कासमी वाली जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है। और इस जजमेंट के अंदर मैंने ख़ास तौर पर ये जो जिक्र किया था वो 19 करोड़ 78 लाख 67,491 रुपये टोटल पैसे ये अताउल्ला कासमी नाजायज़ ले गए थे। तो ये रिकवरी के हवाले से कहा था 50% अताउल्ला कासमी से, 20% परवेज़ रशीद से और 20% इसहाक डार से। तो 20% इसहाक डार का बनता है 3 करोड़ 95 लाख 73,498। मैंने आर्टिकल 63(1) जो डिफ़ाल्टर और गवर्नमेंट ड्यूज़ का, वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रह सकता, ये याद रखिएगा, आपने ये याद रखना है। और 62 और 63 की डिसक्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक तो है कि आप अदालत में जाएं, अगर आप मेंबर बन गए हैं तो आपके डिसक्वालिफिकेशन का तो आपको रेफरेंस भेजना होता है। अगर MNA हैं तो स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, अगर आप सेनेटर हैं तो चेयरमैन सेनेट के पास। मैंने चेयरमैन सेनेट को ये रेफरेंस 6 नवंबर को भेज दिया था। आज हम 8 दिसंबर में हैं, तो 30 दिन पूरे गुजर गए। आर्टिकल 63(2) जो है बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर भेजने, अगर नहीं जाएगा तो ये तसव्वुर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के सामने चला गया। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त जो है वो बाकायदा रेफरेंस भिजवा दी है,
जो पहले मैं भिजवा चुका था इनको चेयरमैन सेनेट को, कोई काम नहीं किया। मैं बड़ी उम्मीद रखता था कि वो मेरिट पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ लग रहा है इजारादारियाँ चल रही हैं और यही कहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आइन के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ये रेफरेंस भी बैकग्राउंड के अंदर चल रहा होगा। और 63(1) भी मैंने बता दिया आपको, और आर्टिकल 63(2) के भी मैं हवाले से, और एग्जैक्ट अमाउंट भी। इसमें आपको याद है सेक्शन 72A ऐड हुआ था इलेक्शन एक्ट के तहत कि जब आप हलफ नहीं लेंगे एक टाइम के दरमियान तो आप सीट छोड़ देंगे, और अभी तक हलफ नहीं लिया, ना इन्होंने कोशिश की है। स्टेटमेंट देते रहे कि जनाब मैं तो निकाला नहीं जा सकता, हलफ लेने के लिए नहीं आए, ये एब्सकॉन्डर हैं और इन्हें पाकिस्तान आकर हलफ लेना चाहिए। वो एक अलहदा इशू है। हुकूमत वक्त ने कोशिश करना था, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे के केस फ़िक्स करवाना था, दरख्वास्त दी, केस फ़िक्स नहीं हुआ, लेकिन अब तो केस फ़िक्स होना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि लगाएँ, लगाकर किसी एक तरफ लगाएँ। ये सीटें ये तो ज़्यादती है ना कि आपका सेनेटर मुंतखब किया और पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और आप यानी एडवांटेजेस लेने यानी नोटिफिकेशन सस्पेंड किया हुआ था, और मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि ये जानबूझ के पेश नहीं होते थे। ये आप तक बताना ज़रूरी है। अगली जो है ना वो मैं अदनान मलिक वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब में उन्हें बुलाया इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी अप्रिसिएशन दी। वज़ीर आज़म ने इस बारे में एक बड़े ज़बरदस्त लफ्ज़ किए हैं, छोटा सा क्लिप है, पहले वो सुन लीजिए, और बैकग्राउंड पे अदनान मलिक को जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो सारा चल रहा होगा, पहले वो सुन लीजिए। कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। जी, आपने बड़े वादे तौर पर दे लिया, और इसको सपोर्ट कोई भी नहीं करता, ऐसी तशद्दुद पसंदी को, इंतहा पसंदी को। हमें आइन और कानून की पासदारी करनी है, और ये नुक्ता नज़र जो अदनान मलिक ने अपने तौर पर भी तकीद करते हुए जो दिया है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। लंबा है, ज़रा मैं कोशिश करूँगा उसका शॉर्ट चला दें। बातें उसने अच्छी कही हैं पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के हवाले से, ज़रा वो सुन लीजिएगा। फीलिंग्स थी, यही जज्बा था कि इस शख्स को किसी तरह बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, जिससे मतलब कोई ऐसा इसके साथ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। मेरे मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए मैंने जैसे सारी कोशिश की। आप समझते हैं कि जो बॉब वहाँ पर था ये और नुकसान भी पहुंचा सकता था? डेफिनेटली वो अगर उनके मतलब अपनी बाइक से पेट्रोल निकाली हो तो मे भी वो कंपनी को कहीं आग न लगाते थे। इस तरह का उनका ज़हन माइंडसेट चल रहा था। अच्छा, सुना ये सुना था कि उनको मतलब वर्कर्स को कुछ डांटते थे, या मतलब वो वर्कर्स जो कहते थे कि हम काम नहीं करना चाहते या टाइम पे नहीं आते थे, उस वजह से उन्होंने शायद ये उन्होंने कभी डायरेक्टली पर्सनैलिटी नहीं था डांटा किसी को, वो रूल्स रेगुलेशन और लेबर लॉज के मुताबिक काम करते थे, कभी इस तरह नहीं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको ये सारा इवेंट एक हुआ, एक इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, इतनी अप्रिसिएशन मिली, क्या फीलिंग्स है आपकी? मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है। स्पेशली मेरा मैसेज मेरी कौम के नाम है कि जो इस पॉइंट पे खड़ी हो गई है, और मैं मीडिया के तवसल से ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद ये मर्डर पाकिस्तान की लिए टर्निंग पॉइंट हो, ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा, और जो नए आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकेगी, और हम इस तरह के इंसिडेंट्स होने से बच जाएंगे। मलिक साहब की खौफ था आपको कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है? जी, आपने वो भी सुन लिया। अब चलते हैं आखिरी मामले की तरफ, और वो है सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। अब उन्हें समझ कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ इस वक्त जो है ना अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश चल रही है, और इसमें जो कोई भी है ये ना अब तेल फेंक रहे हैं आग के अंदर, और ये ज़्यादती है सारे इस निज़ाम के साथ। और मैं कल इंशाल्लाह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को ख़त लिख रहा हूँ कि जिसमें जो पाकिस्तान के 124 नंबर पे हैं वो मैं चैलेंज करने लगा हूँ, उनसे मैं इन्फॉर्मेशन मांगने लगा हूँ कि आप बताएं किस बुनियाद पर आपने हमें डाला है 124 नंबर पर। और ये भी चूँकि ये सारा प्लान है पूरा, याद रखें, घिनौनी साजिश आसमान जहांगीर फाउंडेशन का करना, और शौकत सिद्दीकी भी एक मोहरा है उसी तरह ही जैसे इसके अंदर राना शमीम है जो एफिडेविट लेकर आए, अरशद मलिक को फंसाने की कोशिश की, वो तो इस जाल में नहीं आए। और रेफरेंस जो इनके खिलाफ, अब देखिए रेफरेंस इनके खिलाफ पहले रेफरेंस मौजूद हैं, जो मैं बात कर रहा था ना, जो मैंने आपको कही थी आज सच साबित होगी। जो उनके वकील है हामिद खान ने वो रेफरेंस जो है ना तफसीलात जो है वो पेश कर दी हैं, और बताया गया पहले रेफरेंस है मौक्कल पर सरकारी रिहाइश पर हद से ज़्यादा अखराजात का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसमें कबूतर खाना और बाकी चीज़ें मैंने आपके सामने वो रखी गई थी। और पहला रेफरेंस जो है ना ये जुलाई 2016 को शोकाज जारी हुआ,
ये वो था जिसको बचाने के लिए वो कोशिश करते रहे, इदारों पे प्रेशर डालते रहे। अपना जो ISI के हेडक्वार्टर के जो साथ सड़क के ऊपर वो तजावजात करने के नाम पर, यानी वो आप उसको एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन प्रेशर डालना चाहते थे मुझे बचाया जाए। बचाने के लिए कोई नहीं आया। और 21 जुलाई 2018 को पहले रेफरेंस पर कौंसिल ने समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ये उन्होंने कहा 31 जुलाई को तकरीर वाले मामले पर शोकास नोटिस जारी किया। और तकरीर आपको हर एक को पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। यानी इस जज के तकद्दुस ही को बहाल रख लो। लेकिन चूंकि एजेंडे पे आए थे, और ये मैं बार बार कह चुका हूं कि 9 मार्च की जो वोकला तहरीक थी वो एक एजेंडे पर थी, और इफ्तिखार चौधरी उसके मेन मोहरे थे। और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश थी वो तहरीक पूरी। पहले लॉन्ग मार्च में साथ था, दूसरे लॉन्ग मार्च में जिस तरह जजेस तैनात किए गए, और वही आप देख रहे हैं, वही जजेस मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये ज़हन में रख लें, इफ्तिखार चौधरी या ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी से तैनात हुए, ये किसी वक्त तारीख सामने आपकी आ जाएगी। और फैज़ाबाद धरने केस के हुक्मनाम और मौक्कल के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर हुए। अब ये वो उस पर नोटिस वोटिस कोई नहीं है, वो कोई बात की तो किसी ने रेफरेंस दरखास्तें दे दी। इस तरह की दरखास्तें तो बहुत सी आती हैं। ये वो तमाम कड़ियाँ हैं जो रिकॉर्ड पर लाई हैं। फैज़ाबाद धरना केस में अपना TLP धरने को परेड ग्राउंड मुतकिल करने का हुक्म दिया था। ये जैसे शौकत सिद्दीकी है कि ये उस हुकूमत के एजेंडे पे चल रहे थे ना, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत के एजेंडे पर। इस हुक्म की वजह से मेरे मौक्कल को इन हालात का सामना करना पड़ा। अब ये झूठ बोल रहे हैं। धरने में आला अदलिया के जजेस के खिलाफ तौहीन अबेज़ इस्तेमाल हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लेना चाहिए था। अभी नहीं, आज आपको ख्याल आ गया। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बातें ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आए अली अहमद कुद ने जो आपको ख्याल आया, जो बातें की हैं, आज आप एक ऐसे आदमी को जो एक एजेंडे पर चल रहा है उसको दिफा करते फिर रहे हैं। हम शौकत सिद्दीकी के TLP मुआहदे के साथ जनरल के दस्तखत पर वाक़ई हुकूमत से जवाब तलब किया था। अच्छा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी अपनी तकरीर पे नहीं कि आप एक एजेंडा था कि जो एक टारगेट था पूरा करना था और अदलिया को बेस बुनियाद बनाना था। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अदलिया इनके हाथों में खेली नहीं जो बैरूनी एजेंडे पर। और नवाज शरीफ जो एजेंडा लेकर आए थे वो चारा था कि मुझे कोई हाथ ना लगाए ना, और क्या वजह थी। अच्छा, और अपना यहाँ फिर उन्होंने बताया कि उनके वकील ने कि फैज़ाबाद धरना केस में फैसले में लिखा कि तहरीक लब्बैक भी मुद्दई थी। तहरीक लब्बैक का मुद्दा क्या था? जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बाक्स में तहरीक लब्बैक की शिकायत थी कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए, और गलत नहीं थी, तरमीम वापस हुई हैं। जो आपने हलफनामा तब्दील कर दिया था ना नवाज शरीफ और उसके गैंग ने सारे ने, कि ख़त्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के हवाले से डाला था हलफनामा, वो रिकॉर्ड की बात है। और ये नंगे हुए थे सारे इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। यानी पटिशन धरने के दौरान हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। फैज़ाबाद धरना केस में 27 नवंबर 2017 के फैसले का हवाला दिया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। आपने कहा है कि यह अहम फैसला था जिसमें फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने के मुआहदे का जिक्र था। इस मुआहदे के हवाले से जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने 2 नुकात उठाए। ये हामिद खान बताते हैं मुआहदे पर जनरल फैज़ के दस्तखत भी थे। जस्टिस सिद्दीकी ने फैसले में 2 नुकात उठाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल पूछ रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने हाज़िर सर्विस अफसरान पर ऑब्जर्वेशन बगैर नोटिस की दी। अब ये ज़रा सुनिएगा। अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये नहीं कर सकते। ये तो नज़र आ रहा है ना कि आप एक एजेंडे पर चल रहे थे। आप चाह रहे थे कि यानी पनामा केस और ये सारी चीज़ों को अगर उठाकर आप देखें तो ये चाह रहे थे कि ये बैठकर इनकी मदद के लिए आए, जैसे हमेशा ये बचते रहे हैं। ये याद रखना है आपने। किस तरह फाजिल जज ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जज ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। ये अटॉर्नी जनरल के हवाले से बता रहे हैं। जब आर्मी और उसकी हाजिर सरबराह के खिलाफ शिकायत नहीं थी तो जज ने आज खुद नोटिस ले लिया। आइन के आर्टिकल 119 के तहत कैसे आ गया आपके पास इख्तियार? आज खुद नोटिस तो ले नहीं सकते। ये जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा। क्या हाईकोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार था? जस्टिस तारक मसूद के रिमार्क्स और बड़े वाज़ेह रिमार्क्स है। अगर कोई गैर कानूनी बात सामने आए तो अदालत इस पर नोटिस ले सकती है। ये गलत बात कही। आर्टिकल 119 के तहत ये इख्तियार नहीं है आज खुद नोटिस लेने का। फाजिल जज ने हुक्म में कहा कि जो अमल किया गया वो गैर कानूनी है। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा जिस हाजिर सर्विस के बारे में कहा कि गैर कानूनी अमल है क्या अमल किया और
उसको सुना ही नहीं है। जब फिर वही आर्मी अफसर आपके घर में बैठा हुआ था, जैसे सरदार तारक मसूद ने कहा, फिर आप कहते हैं वो अफसर आपके घर आया और असरअंदाज होने की कोशिश की, जैसे सरदार तारक मसूद ने कहा। आप जिस फैसले के साथ ताल्लुक जोड़ रहे हैं उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 नोटिस जारी किए। जस्टिस उमर अता बंदयाल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हमें अमल बताता है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ फैसला देने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ISI के कितनी शर्म आनी चाहिए, जो भी लफ्ज़ ये इस्तेमाल कहता है। मैंने आप अदलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि एजेंडे के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और खान साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, ऐसा तासुर ना दें, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने बाउंड्री को हिट करना शुरू कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बराए मेहरबानी इस तरह के इल्जामात मत डरे। हम कहते हैं हमारे फैसलों को जितना चाहे तनकीद करें, फैसलों के पीछे जाकर जजेस पर इल्जाम न लगाएं, ये जरूरी है, ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। ये एजेंडा आपको सामने वाजे हो गया, आपको नजर आ जाना चाहिए। जजेस बोल नहीं सकते, उनका कोई PRO भी नहीं होता। और मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मैंने कहा उस वक्त कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसका आप हिस्सा नहीं थे, ये हामिद खान कहते हैं, मोहतरम आपके मुवक्किल ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की, फौज के खिलाफ करते तो पता चलता कि उनका कितना जोर है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मेरे मुवक्किल ने अदलिया के हक, कौन सी अदलिया के हक में बात की है? अदलिया को इस्तेमाल करता रहा, शौकत सिद्दीकी मजाक बनाया हुआ है। आपने, आपके मुवक्किल ने तकरीर में हदूद से तजावुज़ किया, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स हैं, तकरीर करते पर शोकाज आया, तकरीर ना होती तो शोकाज नोटिस ना होता। जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल, जज की बार बार पब्लिक फोरम पर तकरीर हदूदों क़यूद में होती है। जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स है, जज का काम नहीं या अदारों या हुकूमतों की तहकीर करे। सुप्रीम कोर्ट का जज मुल्क की खारजा पॉलिसी पर नहीं कर सकता। बतौर जज ऐसी तकरीर करना हमारा काम नहीं है। सुप्रीम जज ने कहा कि बतौर हाईकोर्ट जज जो तकरीर की वो मिसकंडक्ट है। जस्टिस जाजुल ने बड़े क्लियरिटी के साथ रिमार्क्स आ गए। जस्टिस अहमद आरकियानी ने मार्शल के खिलाफ तकरीर की थी। ये वकील, हम वकला तहरीर के दौरान चीफ जस्टिस ने भी बार काउंसिल में जाकर तकरीर की। जस्टिस अहमद आरकियानी ने अपने इधारे की तस्दीक नहीं की थी, बहुत खूबसूरत बात की। जस्टिस तारिक मसूद साहब ने आइन के तहत जज को निकालने से पहले इंक्वायरी करना लाजिम होता है। ये वकील वो कहते हैं हामिद खान, आइन के आर्टिकल 209 के तहत इल्जामात की इंक्वायरी ज़रूरी थी। बगैर इंक्वायरी जज को निकालने की मिसाल बन गई तो किसी को जज किसी बुनियाद पर कभी भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। यहाँ क्या है? एडमिटेड फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है यहाँ, और क्या बात करनी है यहाँ पर? इन चीज़ों को सामने रख कर देखा जाए, एडमिटेड फैक्ट प्रूवन की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कानून शहादत बड़ा क्लियर है और उन्होंने तकरीर से इनकार भी नहीं किया। इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी तो उस तकरीर की होनी ना जो तकरीर की और तकरीर का इकरार कर लिया, मान लिया। इंक्वायरी किस बात की है? फौजदारी भी अगर मामला, ये फौजदारी की पहले बात है, ये प्रोसीडिंग नहीं है, ये फौजदारी सिविल प्रोसीडिंग है। यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है। अब जब आप मानेंगे, शोकाज दिया, आपने तकरीर मान ली, तहरीर मान, जो बातें की सारी मान ली, उसमें इंक्वायरी की जरूरत ही कोई नहीं है। देयर इज नो नीड एट ऑल। ये तो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किरदार शौकत सिद्दीकी का सामने खुल के आ गया। अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। समात लार्जर बेंच ने अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी, मैं प्रोग्राम खत्म लंबा हो गया फिर, लेकिन मैं सेकेंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ समात है। 16,000 मुलाजमीन की नज़रसानी अपीलों पर समात है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच 5 मेंबर लार्जर समात कर रहा है और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत ने हमें नौकरियों से 1996 में निकाला। निगरान हुकूमत ख़त्म होने के एक दिन कबल गैर कानूनी तरीके से मुलाजमीन को निकाला गया। चंद मुलाजमीन को 11 साल बाद बहाल करना क्या दूसरे मुलाजमीन का इस्तेसाल है? ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स है। 10 साल के बगैर नौकरी की कैसे तनख्वाह और मुराद कैसे दी जा सकती है? बगैर नौकरी की बात तो बड़ी जेन्युइन है। और जो कि 16 अपना यहाँ वफाकी हुकूमत ने निगरान हुकूमत के गलत फैसले को कानून साजी के जरिए दुरुस्त किया। एतजाज़ हसन ने अदालत के सामने रिमार्क्स रखे। सिर्फ 1993 से 1996 के दौरान निकाले गए मुलाजमीन का बहाली का कानून क्यों बनाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का रिमार्क्स है। इस पीरियड से पहले और बाद में कई मुलाजमी इदारों से निकाले गए हैं, सिर्फ एक मखसूस पीरियड में निकाले गए लोगों के लिए कानून क्यों बना? ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और यहाँ पर वसीम सजाद के जो आर्गूमेंट, सीनियर सरकारी मुलाजमीन की रिटायर्ड हुकूमत 60 साल है,
सीनियर सरकारी मुलाजमिन 10 साल तक सर्विस करे तो पेंशन का हकदार होता है। जूनियर सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। जूनियर सरकारी अफसर 15 साल तक सर्विस करे तो वो पेंशन का हकदार होता है। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बुनियादी हकूक़ से मुतसादम हो तो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। किसी कानून और को कलअदम करार देने का इतलाक़ मुस्तकबिल पर होता है। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कलअदम करार दे दिया जाए तो इसका इतलाक़ माजी से नहीं होगा। ये एतजाज़ हसन अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं। क्या गैर आइनी भर्ती हुआ वाला शख्स 10 साल तक मुलाजमत करने पर दीगर मुराद का हकदार होगा, जैसे सईद मंसूर अली शाह ने कहा। पहले भी मुलाजमिन को गलत या दुरुस्त तरीक़ों से नौकरियों से निकाला गया। 1947 से मुलाजमिन को नौकरियों से निकाले जाने का अमल जारी है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बड़ी बातें थी इसके अंदर, लेकिन प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।